नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए मृदुला गर्ग जी द्वारा लिखित एक कहानी छत पर दस्तक लेकर आई हूँ। इस कहानी में एक स्त्री के साहस और संघर्ष का चित्रण है। दोस्तों, यदि आपको मेरा कथा वाचन पसंद आता है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, इस कहानी को लाइक कर लीजिएगा और हो सके तो इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर लीजिएगा। तो आइए सुने कहानी छत पर दस्तक। सूजी आंखों में बिन सोई रात की थकन लिए नलिनी कालीन में पैर डुबाती रसोई तक पहुंच गई। बेआवाज, जैसे लंबी घास में दुबका शेर दबे पांव आगे बढ़ रहा हो। यहाँ भी वही सन्नाटे भरी पच्चाप। चूल्हे के सामने भी कालीन का फैलाव था ना। अच्छा लगता है सुबह सुबह चप्पल की चट चट से आज़ाद चाय बनाने पहुंच जाना। सच पूछो तो पूरे घर में बिछे इस एकसार सलेटी रंग के ऊनी बिछावन को कालीन कहते झिझक होती है। उसकी कल्पना में कालीन का रूप बिल्कुल फर्क था। चित्रकला या नक्काशी की तरह, सौंदर्य की बारीक सूझबूझ से भरपूर, कसीदे का भव्य प्रतिरूप। रंगों का मिलान हो या बेलबूटों की पच्चीकारी, हर टाके में राजसी शान शौकत और कलात्मकता समाई हुई। ईरानी, काश्मीरी, मिर्ज़ापुरी बनते बनते सपना टूटकर बिखर गया। कल्पना अलग होती है और यथार्थ बिल्कुल अलग, दुख दर्द से भरा। उसे याद आ गया, नन्हे नन्हे बच्चे बुनते हैं काश्मीर और मिर्ज़ापुर में कालीन। भूखे नंगे, झुकी पीठ और कटी उंगलियां लिए जवान होने से पहले बूढ़े होते बच्चे। सुना है उन नन्हे हाथों से बुने गलीचों की सबसे ज्यादा बिक्री अमेरिका में ही होती है। होती होगी, उसका दिमाग है या घनचक्कर। यहाँ कौन हाथ का बुना गलीचा बिछा है। यहाँ से वहाँ तक मशीन का बुना सलेटी कालीन है, पैरों के नीचे और कुछ नहीं। नंगे पांव चलने में आवाज़ नहीं होती। चप्पल की चटकार से बेटे के आराम में दखल नहीं पड़ता। उसके अमेरिकन बेटे को शोर पसंद नहीं है, चप्पलों का, बर्तनों का, चाहे हिंदी गानों का। नहीं, उसके पति अमेरिकन नहीं थे, ना उसके भीतर रत्ती भर अमेरिकन खून था। यही तो मज़े की बात थी। इस देश में भरा पूरा जवान आदमी मिनट भर में हिंदुस्तानी से अमेरिकन बन जाता है। माँ बाप की नागरिकता, सदियों की विरासत, खून और नस्ल सब धरे रह जाते हैं और आदमी बिना गर्भ में आए, बिन मदद या परवरिश नया जन्म ले लेता है। शरीर का चोला तक नहीं उतारता, जिंदा का जिंदा। नहीं, यह गलत है। मरता जरूर है, पुनर्जन्म लेने से पहले। बहुत कुछ मरता है अंदर बाहर। देखने में जवान जहान आदमी भीतर से निरीह बच्चा बनकर ही जन्म लेता है। डरा सहमा, पूरे एक देश को बाप मानकर उसका हुक्म बजाता हुआ इतना धीरे धीरे बड़ा होता है कि डॉलर का मूल्य समझने के आगे उसकी ज़हनियत जा नहीं पाती। ये होती है ना छोटी छोटी कविताएं जो नन्हे बच्चे माँ की गोद में सीखते हैं। चंदा मामा दूर के, पुए पकाए बूर के। कहाँ के चंदा मामा। हिंदुस्तान के शहरी बच्चे तो कब से ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार रटकर बड़े होते आ रहे हैं। यहाँ दोबारा जन्म लेते हैं तो डॉलर डॉलर गाने लगते हैं। डॉलर डॉलर दूर के, पुए पकाए बूर के। धत, ऐसे भी कोई गाता है। हो हंसी। पर एक बात है, दोबारा जन्म भले हो जाए, इन नए नकोर अमेरिकनों की जुबान का स्वाद नहीं बदलता। वही पुए पुलाव, मटर पनीर, मुर्ग मुसल्लम देखे नहीं कि लार टपकनी शुरू। यही एक रिश्ता है जो जोड़े रखता है देश से और माँ से। खाना जितना चाहो पकाओ, पर खबरदार जो बर्तन खड़कने का शोर हो, उसका अमेरिकन बेटा पसंद नहीं करता। खैर, शोर उसे खुद भी पसंद नहीं है। नई शादी हुई थी तो अलसुबह 5 बजे से सास ससुर का पूरे घर में चप्पल चटकारते घूमना बड़ा नागवार गुजरता था। सास ससुर ही क्यों, घर के तमाम प्राणी, देवर देवरानी, नंदे, सभी उसी ऊंची सड़प सड़प आवाज़ के साथ नंगे फर्श पर पांव घसीटा करते थे। बस उसका विवेक एकदम अलग था। उसकी पच्चाप में एक कशिश थी, एक उड़ान और तरतीब। गर्दन पर गर्म सांस महसूस होने पर ही एहसास होता था कि वो पास पहुंच चुका। सुना है उम्र के साथ हर बेटा बाप जैसा होता जाता है। क्या एक दिन विवेक भी वैसा हो जाता? रहता तो, पर कहाँ। जैसे दबे पांव करीब आता था, वैसे ही बिना आवाज़ किए दूर निकल गया, हमेशा के लिए। घर तो उसके बिना भी भरा पूरा बना रहा, पर उसके लिए सूनापन इतना गहराया कि चप्पल की चटकार साथिन बन गई। शेर की तरह इतराकर चलना वो भूल गई। धीरे धीरे वो खुद अपनी सांस में तब्दील होने लगी। उसकी अपनी माँ
उसकी उम्र में ठीक कैसी थी कहना मुश्किल था। शादी के बाद उनसे मिलना बहुत कम हो गया था। दूर शहर, बढ़ते किराए वगैरह वगैरह। सास के करीब बने रहना मजबूरी थी। फिर वही बढ़ते किराए, चढ़ती महंगाई, 2 घरों का किराया कौन दे, नलिनी नौकरी पर जाए तो बच्चे को कौन देखे, वगैरह वगैरह। सच, जिंदगी में वगैरह की बड़ी अहमियत है। फर्क सिर्फ इतना है कि वे रुपए को वगैरह में डाल देते थे और उसका अमेरिकन बेटा डॉलर को जिंदगी की तरह जीता है। जो हो, चप्पल उतार कर बेआवाज नंगे पांव चल पाना बड़ा अच्छा लगता है। कितने डॉलर का आया होगा कालीन? छोड़ो, चाय बनाओ। हे राम, पानी तो सारा जल गया। पी, सत्यानाश, बज गया स्मोक अलार्म। उसने अखबार उठाया और अलार्म के नीचे हिलाने लगी। धुआं तितिर बितिर हो गया तो बजना बंद हो जाएगा। शोर पर बेटा तो सामने खड़ा था, बिल्कुल बाप पर गया है। ऐसा भी क्या दबे पांव चलना? इतनी सुबह पराठा बना रही थी? सुधीर ने बेदिली से पूछा। नहीं, वो शर्मिंदा थी। चाय का पानी जल गया। चाय तो मैं पीता नहीं। मैं पीती हूँ। ओ हाँ, पराठा नहीं बना रही? नहीं, टोस्ट खाओ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। ओ माँ, अमेरिकनों की तरह मत बोलो। क्यों? तू अमेरिकन बन सकता है, मैं नहीं। तो चाय पीना छोड़ो, हर्बल पियो, कहकर वह खट से अपने कमरे में जा घुसा। वहां उसका दखल नहीं था। पहले दिन ही उसने कह दिया था, प्राइवेसी भी कोई चीज होती है, हिंदुस्तान की तरह नहीं कि 3 पीढ़ियां एक ही कमरे में सो रही हैं। हमारे घर में ऐसा था क्या? उसने पूछा था, पर तब भी वो अपने कमरे में जा घुसा और भीतर जाते उसके कदम ठिठक गए थे। प्राइवेसी भी कोई चीज होती है, उसने भी इतनी ही बेदिली से कहा था जब शादी के बाद विवेक की पहली चिट्ठी आई थी और देवर ननद ने मिलकर खोल ली थी। सास ससुर सामने बैठे हंसते रहे थे। क्यों ना हंसते? इन्हीं ससुर जी की बदौलत तो सुहाग रात से ज्यादा अगली सुबह न भूलने वाली रात बन गई थी। सुबह 8 के ऊपर क्या बजे ससुर जी उनके कमरे का दरवाजा धड़ाक से खोल भीतर घुस आए थे। विवेक शायद रात में एक बार बाहर गया था। क्या करता, पखाना जो एकदम बाहर था, और लौटकर सिटकनी लगाना भूल गया। पर खटखटाया तक नहीं ससुर ने। दरवाजे पे हाथ मारा और एकदम अंदर। उफ! भीतर घुसते ही फौरन लौट गए थे। विवेक ने बताया था, वो खुद तो शर्म से गड़कर चादर के भीतर दफन हो गई थी। बाद में उनके सामने जाना कितना मुश्किल हो गया था। एक गांठ पड़ गई थी मन में। पर अचरज, उन्हें कोई मलाल नहीं था, न पछतावा न शर्मिंदगी। 2 रात बीती नहीं थी कि सास ससुर ने सीख देनी शुरू कर दी थी। क्या गर्मी में कमरे में घुसे रहते हो? छत पर सोया करो खुली हवा में। अल सुबह इतनी ठंड होती है कि कंबल लेना पड़ता है। सेहत का ख्याल करो, बुढ़ापे में पछताओगे। हमें देखो, 60 के हो गए पर तुमसे जल्दी उठते हैं, दोगुना काम करते हैं, वगैरह वगैरह। शिक्षाप्रद वाक्यों के बीच विराम लगाने की परंपरा उनके यहाँ नहीं थी। उसी दिन से उसके मन में ससुर के लिए दुर्भावना घर कर गई थी। यह भी कोई बात हुई भला? कोई पूछे, हिंदुस्तान में बहुओं को क्या कुछ नहीं सहना पड़ता? ये क्या था उसके सामने? न तिल न तिनका। यूं चाहो तो तिल का ताड़ बना लो। कितना समझाया मन को, पर मानकर नहीं दिया। क्या था कि अगर सिर्फ एक बार आंख मिलने पर ससुर शर्म से सिर झुका लेते, चेहरा उनका तनिक सा पसीज उठता, तो वो शायद सब कुछ भूल जाती। पर वे तो ऐसे अकड़े रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, सिवाय इसके कि 8 बजे तक बिस्तर में लोट लगाने से सेहत खराब हो जाती है। रात में 3-4 बार उठकर दरवाजे की सिटकनी पक्की कर लेना उसकी आदत में शुमार हो गया था। पर विवेक से किसी रात उसने कुछ नहीं कहा। ससुर के लिए दुर्भावना की बात जुबान पर नहीं लाई जा सकती थी ना। लाख विवेक परिवार से फर्क हो, पर था तो उसी का परिवार। विवेक के न रहने पर उसका कमरा रेलवे प्लेटफॉर्म बन गया था। जो मेहमान आए, बोरिया बिस्तर ले सीधा उसके कमरे में काबिज। कुछ दिन बीतते न बीतते कमरा छोड़ स्टोर में जाना पड़ा था। यूं नाम उसका पिछवाड़े की कोठरी था। एक खाट बिछी थी भीतर, एक दरवाजा और एक खिड़की भी थी हवा के आवागमन के लिए। सुधीर की पढ़ाई न रही होती तो वो कोठरी भी ना मिलती। फिर उसे वजीफा मिलने लगा था और उसकी पढ़ाई का मोल बढ़ गया था। यूं नलिनी भी स्कूल में पढ़ाती थी, अपने और सुधीर के खाने पहनने लायक कमा लेती थी, पर उसका कोई मोल नहीं था। होता भी कैसे, एक बरसाती तक किराए पर लेकर रहने की बिसात नहीं थी।
कोठरी ही कोठी थी उसके लिए। सास ससुर भले थे उसके, लाख कहते रहे हों नलिनी का क्या है, कहीं भी पड़ जाएगी, पर किसी रात उसे रसोई या गलियारे में सोने के लिए मजबूर नहीं किया। रात होने पर वो कोठरी का दरवाज़ा कस कर बंद करके सिटकनी चढ़ा लेती थी। और जो हो, कोठरी में प्राइवेसी तो थी। प्राइवेसी हिंदी में कोई शब्द है उसके लिए? शायद नहीं। ऐसी कोई अवधारणा ही नहीं है हमारे पास। जो खुद पर जाहिर, जग जाहिर। जो अपना होता है नितांत अपना, ढका दबा, मन की परतों के भीतर कैद, बस वही अपना बना रहता है और कुछ नहीं, ना कोई रिश्ता, ना भावना। वो सुधीर के मन को समझ सकती है। उस कोठरी की पर्दाफाश रिहाइश के बाद प्राइवेसी कितनी कीमती चीज़ बन गई होगी उसके लिए, वो समझती है। इसीलिए उसकी गैर मौजूदगी में भी उसके कमरे में भीतर नहीं घुसती। कभी कभी मन होता है भीतर जाकर कुछ सार संभाल कर दे, यहाँ कौन उसकी बीवी बैठी है, पर एक कदम अंदर रखते ही अपने कमरे के दरवाजे में टंगा ससुर का बिटिर बिटिर ताकता चेहरा याद आ जाता है और वो जहाँ की तहाँ जड़ हो जाती है। उसने कुकिंग रेंज के छोटे चूल्हे पर पानी 2 बार रखा। चाय तो पीनी ही पीनी थी, मन भारी हो चाहे हल्का। बीता हुआ कल दिल पर काबिज हो या आने वाला कल। विवेक के जाने के बाद भी सुबह की चाय नहीं छूटी थी। स्कूल के लिए सुबह जल्दी घर छोड़ना पड़ता था, इसलिए निभ गई थी। चाय कहो नाश्ता कहो, सुबह की चाय फिर भी चाय थी। यहाँ आने पर सुधीर ने माइक्रोवेव में पानी का प्याला रखकर चाय बनाने को कहा तो वो बिफर गई थी। लो भला, सोंधी महक न उठी तो चाय का क्या फायदा। उसे न टी बैग सुहाता है, न चाय में लबालब दूध, न इलायची मसाला। उबलते पानी में छोड़ी गई लंबी पत्ती वाली चाय की धीरे धीरे ऊपर उठती गंध। विवेक के साथ के दिनों की यादगार के नाम पे ये दिलकश महक ही तो बची थी उसके पास। वही उसका ताजमहल, वही उसकी शेरो शायरी। पानी उबल गया। उसने चाय पत्ती उसमें छोड़ दी, भगोना ढका और झटपट चूल्हे से अलग कर दिया। अब 2 मिनट का इंतजार, तभी ना पानी चाय की गंध सोख पाएगा। छलनी से छनकर प्याले में ढलती चाय की गंध से लबरेज समा विवेक को पास खींच लाएगा। ठीक 2 मिनट के इंतजार के बाद चाय की पहली चुस्की भरने का मजा रोज नहीं मिल पाता था। सुधीर समेत घर भर का नाश्ता तैयार करने की हड़बड़ी में कितनी बार चाय पड़ी पड़ी कड़वी और ठंडी हो जाया करती थी। फिर भी एक बार महक सोख ही चुकी होती थी उसकी अंतरात्मा। अंतरात्मा, सुधीर को इस शब्द से खास चिढ़ है। कहता है तुम लोगों के सिर पर हमेशा कोई अपराध बोध सवार रहता है, इसीलिए अंतरात्मा अंतरात्मा चिल्लाते रहते हो। नहीं सुधीर, बात सिर्फ अपराध बोध की नहीं है। प्राइवेसी के नाम पर हमारे पास और कुछ नहीं है सिवाय इस एक अंतरात्मा के। बाकी सब तो कुछ तार तार करके नंगा कर दिया जाता है। चाय की महक में विवेक के सानिध्य को ढूंढने की बात किसी से कहती तो लोग पागल करार दे देते मुझे। दुनिया के लिए मेरी खुद ही अफसाना बन जाती, पर मैंने कभी किसी पर कुछ जाहिर नहीं किया। चाय की चुस्की पर कितने ताने तिश्ते सुने, पर अपनी प्राइवेसी पर किसी को हाथ नहीं डालने दिया। उसने पहली चुस्की ली, सांस लंबी खींचकर गंध को सहेजा और मुस्कुरा दी। हर्बल पियो हर्बल, ये नए बने अमेरिकन भी लकीर के फकीर होते हैं। शुरू होंगे वही अलिफ से, पर जो कहेंगे तर्जुमा करके। मन हुआ सीधा जाकर सुधीर से पूछे, तू पीता था बचपन में बनफशा जुशांदा जो मैं हर्बल पीऊं? जुकाम खांसी होने पर दादी काढ़ा पिलाती थी तो आसमान सिर पर उठा लेता था। यही हर्बल तो था वो, जिसे आज तू सेहत और तरक्की के नाम पर घोटा करता है। तर्जुमा बेशक कर लिया तूने नाम का, पर बचपन की क्या कहे। तब तो सुधीर दूध पीना चाहता था, मुश्किल से आधा गिलास नसीब होता था। ऐसा नहीं था कि वो उसे 2 गिलास दूध खरीद कर देने लायक नहीं कमाती थी, पर घर में और लोग भी थे ना। बूढ़े सास ससुर, फिर देवर देवरानी, उनके 2 बच्चे। एक जने के हिस्से में मुश्किल से 1 गिलास दूध आता था। सुधीर के लिए आधा ही बचता था। वो खुद तो 2 बूंद दूध की चाय पीती थी, वरना उतना भी नहीं होता शायद। अब तो दिन में 3 बार दूध पीता है। नलिनी से भी कहता रहता है दूध पिया करो, पर उसकी तो दूध की आदत कब की छूट चुकी। अच्छा, कहीं इस दूध के मारे ही तो सुधीर अमेरिकन नहीं बना। छोड़ो, होगा। चाय पीते हुए ऊल जुलूल नहीं सोचना चाहिए, मज़ा खराब हो जाता है। चाय के 4 घूंट अंदर गए तो दिमाग चौकस हुआ। पुरानी यादों से निकलकर आज पर आया।
कल फिर सारी रात ऊपर वाला फर्श पर पैर पटकता रहा था। उसका फर्श, नलिनी की छत। रात भर उसके पैरों की धमक सिर पर हथौड़े की तरह बजती रही थी। कौन रहता है ऊपर वाले फ्लैट में? सारी रात तंग दीवारों के बीच इधर से उधर क्यों भागता रहता है? नलिनी सो नहीं पाती। रातों रात जगकर उसकी बच्चाप सुनती है। पहले पहल सोचा था जेट लैग होगा। एक देश से उड़कर दूसरे देश जाओ तो हल्की से हल्की आवाज़ भी रात में शोर बनकर जगाए रखती है। पर अब तो एक पखवाड़ा बीत चला। ऊपर वाले की चहलकदमी उसी तरह कायम है। रात में 2-1 बार उठकर रसोई या गुसल खाने तक जाना और बात है। ये तो सारी रात भूत की तरह इधर से उधर डोलता रहता है। मर्द है इतना वो पहली रात उसके कदमों के आघात और फासले से जान गई थी। धीरे धीरे और कई कयास लगा लिए थे। उम्र 60 होगी, अकेला रहता है, कभी किसी का बोल नहीं सुना। एक पैर जरा घसीट कर चलता है। फर्श पर कालीन नहीं बिछा क्या? इतनी आवाज़ क्यों होती है? उस फर्श और इस फर्श का फासला कितना है? बस कोई 7 फुट। बंद माचिस की डिब्बी सी पतली गत्ते लकड़ी की दीवारें। ऊपर से आवाज़ बेरोक नीचे कूदती है और उसके साथ इस डिब्बी में कैद हो जाती है। माचिस की डिब्बी, बिल्कुल वही। अपने अमेरिकन बेटे का अपार्टमेंट उसे माचिस की डिब्बियों से बने बहुमंजिला मकान जैसा लगता है। ऊंचा, खूबसूरत, सवाल जवाब में खरा। बाहर इतना खुला और भीतर एकदम कैद खाना। ये कैलिफोर्निया है, इतना खुला, फैला और लंबा चौड़ा कि बिना गाड़ी आदमी कहीं आ जा नहीं सकता। इसे एक बड़े हिस्से का नाम सिलिकॉन वैली पड़ा हुआ है। यहाँ कंप्यूटर कंपनियों की भरमार है। करीब करीब हर आदमी औरत कंप्यूटर के धंधे में लगा हुआ है। पर पते में सिलिकॉन वैली नहीं लिखा रहता। यहाँ हर 5 मील पर शहर बदल जाता है। सनीवेल, रेडवुड सिटी, सांता क्लारा, सैन होजे, माउंट व्यू नाम इतनी जल्दी जल्दी आते हैं कि उसे हिंदुस्तान के गांव याद आ जाते हैं। पर इनके नामों में गंवई बोली की देशज ताजगी और कशिश नहीं है। यहाँ नाम बार बार दोहराए जाते हैं। कैलिफोर्निया प्रदेश में नेवाडा शहर और नेवाडा शहर में फिर कैलिफोर्निया गली। नेवाडा प्रदेश में कैलिफोर्निया शहर और उसमें नेवाडा गली। ये माउंट व्यू नाम जाने कितनी बार आंखों के सामने से गुजर चुका। दूर दराज अनदेखे इलाके में आदमी ठिठका खड़ा रह जाए। अरे आ तो गई अपनी गली, पर कहाँ? यहाँ तो जाना पहचाना नाम भी अजनबी होता है। अजनबियत कहो, प्राइवेसी कहो, हिंदुस्तान की तरह बाहर को भीतर लिवा लाने का रिवाज नहीं है। अब देखो बाहर कितना खुला मैदान है, चौड़ी सड़कें, रेडवुड और डगलस फर के ऊंचे पेड़ और फूल ही फूल। कितनों के नाम तो वो पहचानती है। पिटूनिया, डेजी, पॉपी, हनीस्कल, ड्राइडेंजिया। अरे कितने ढेर नाम पहचानती है वो। स्कूल में बॉटनी पढ़ाती थी ना। पर खिड़की पर डले पर्दे इस खुलेपन और फैलाव पर रोक लगा देते हैं। बेमतलब की पतली दीवारें, नीची छत तमाम शोर को जज्ब करती हुई भी निस्संग बनी रहती है। हर आदमी अपनी प्राइवेसी में दफन हो जाता है। सामने पड़ जाए तो पड़ोसी को देखता नहीं, आवाज़ करे तो सुनता नहीं। एक बार पर्दा हटाया था तो सुधीर ने फौरन वापस डाल दिया। क्यों पूछने पर ऊबे स्वर में कहा था, यहाँ एक दूसरे के घर में कोई नहीं झांकना चाहता। उसे एक डरावना ख्याल आया था। फर्ज करो कोई हादसा हो जाए, आग लग जाए, पानी का पाइप फट जाए, उसका खून हो जाए, तब भी कोई नहीं सुनेगा। वो चिल्ला चिल्ला कर मदद की गुहार करेगी, पर माचिस की डिब्बियों में बंद पड़ोसियों का सन्नाटा नहीं टूटेगा। कोई कुछ सुनेगा ही नहीं। उसने दफ्तर जाते सुधीर का रास्ता रोक लिया था। सुन एक बात बतला, मान लो घर में आग लग जाए, स्मोक अलार्म है, उसने उता कर कहा। बात पूरी सुन। कोई अगर घर में घुस आए, ओ हाँ, वो सतर होकर भीतर आ गया। ये देखो, इस अपार्टमेंट बिल्डिंग के बाहर का दरवाज़ा हमेशा बंद रहता है। जो आता है बाहर से घंटी बजाता है, यहाँ बजती है। घंटी सुनने पर ये बटन दबाओ, पूछो कौन है, और फिर ये सुनो का बटन दबाओ। जवाब सुनकर पूरा भरोसा करके ही ये तीसरा बटन दबाओ, तभी बाहर का दरवाज़ा खुलेगा, वरना नहीं। और ये घर वाला दरवाज़ा भी बंद रखना, बस कोई अंदर आ ही नहीं पाएगा।
और जो कोई ज़बरदस्ती भीतर घुसकर मुझे मार दे तो अब इसमें कोई क्या कर सकता है, उसने कहा और बाहर चला गया। यानी नहीं सुनेगा, कोई कुछ नहीं सुनेगा। उन्हें दिखलाई देता है पर वे देखते नहीं, वे सुन सकते हैं पर सुनते नहीं। इस बात को 15 दिन बीत चले थे। अब भी रात को नींद मुश्किल से आती थी। 3-4 रातें बीत जाने पर एक रात बेहोश भले बीत जाती हो, पर अपनी मर्जी की नींद न पाने का मलाल मन में बना रहता था। उसने बैठक के दरवाजे से पर्दा हटा दिया। बाहर की हरियाली ने मन मोह लिया। साबुन के झाग से हल्के सफेद बादल नीचे आसमान पर छिटक रहे थे। उसने शीशे और जाली के दोनों दरवाजे खोल दिए और चाय का प्याला थामे बाहर बालकनी में निकल आई। ताज़ी हवा में चाय की चुस्कियां भरना कितना अच्छा लगता है। सर्दियों के मौसम में वो थर्मस में चाय डालकर स्कूल ले जाती थी। आधी छुट्टी में बाहर बगीचे में बैठकर पीने का आनंद सारी थकान हर लेता था। अचानक पूरा समा कान फोड़ू शोर से भर गया। ये इनका सुबह का शोर है। चेहरे पे पट्टी बांधे 2 नौजवान बड़ी बड़ी मशीनों से बाहर के पेड़ और झाड़ियों पर कीटनाशक दवा डाल रहे थे। एक दूसरी मशीन बाढ़ की छटाई कर रही थी। यहाँ सड़क पर मोटर गाड़ियों के हॉर्न बजाने की मनाही है, पर घर के ठीक सामने मशीनों का धड़क धड़क शोर सफाई और सेहत की निशानी है। अभी कान इस शोर के अभ्यस्त नहीं हुए थे कि दाएं घर में कपड़ा धुलाई और बर्तन सफाई की मशीनें एक साथ चल पड़ी और बाएं घर में टीवी बचाओ बचाओ की चिल्लपों मचाने लगा। दरवाजा बंद करो माँ, देखा सुधीर पीछे खड़ा था। उसे अच्छा लगा। बहरा नहीं है उसका बेटा, सुनता है। सारा केमिकल अंदर आ जाएगा। देख नहीं रही उन्होंने मास्क पहना हुआ है। अच्छा, ये रोज रोज केमिकल क्यों छिड़कते हैं? मैंने तो पढ़ा था आजकल अमेरिकन सतर्क हो गए हैं, उसने गुस्से से कहा। उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? क्यों, तू अमेरिकन नहीं है? हूँ तो सरकार मैं नहीं चलाता। क्यों, तू वोट नहीं डालेगा? अयो माँ, वोट तो तुम भी डालती हो हिंदुस्तान में। सरकार तुमसे पूछकर काम करती है क्या? करती तो नहीं। ठीक कह रहा था सुधीर। उसने स्वीकार में सिर झुकाया ही था कि भीतर गुस्सा फनफना उठा। ये जो रात भर सिर पर पैर पटकता है उसका भी तो कुछ नहीं कर सकता, उसने कहा। नहीं, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। लो, ये क्या बात हुई? ऐसे हथियार डालकर रहो तो हो लिया। उसकी शादी हुई थी तो सास ससुर ने नौकरी छोड़ने पर कितना जोर दिया था, कितने ताने तिश्ते सहे पर नौकरी नहीं छोड़ी। बाद में सबने राहत महसूस की थी। विवेक चला गया पर चलो नौकरी तो है। सारी उम्र वो गर्मी की छुट्टियों में भी घर नहीं बैठी। गरीब बच्चों को या बड़े बूढ़ों को पढ़ाने का काम पकड़ लेती थी। इस बरस तो खैर। तुम्हारी छुट्टियां कब तक हैं? उसने सुना सुधीर पूछ रहा था। छुट्टियां? उसने अचकचाकर दोहराया। हाँ, कब का टिकट करवाना है? टिकट? वापसी का टिकट? स्कूल कब खुल रहा है? 8 जुलाई को या 15 को? तारीखें खूब याद है तुम्हें? उसने बुदबुद की। समझ नहीं आ रहा था एकदम क्या कहे। अभी तक उसे बताया नहीं था कि इस बरस वो रिटायर हो गई है। नहीं जानती आगे क्या करेगी। बेटा वहीं हिंदुस्तान में होता तो, पर नहीं है। वापस लौट कर आ रहा होता तो, पर नहीं आ रहा। अमेरिकन बन चुका है। क्या कहे अपने इस अमेरिकन बेटे से? ये कि उसका कोई ठौर नहीं है, अब यहीं रहना पड़ेगा। कहे कि जब वो चाहेगा लौट जाएगी। स्कूल नहीं जाना? नहीं, तब भी भिखारी सा महसूस करेगी वो। बोलो भाई, सुधीर ने कहा। मैं हफ्ते भर के लिए बाहर जा रहा हूँ, टिकट पहले करा देता तो। कहाँ जा रहा है? उसने चौंक कर कहा। उससे क्या फर्क पड़ता है? कब? शाम को। आज ही? हाँ। पहले नहीं बताया? पहले बतलाने से क्या करती? कुछ नहीं। खुद अपना जवाब उसने तमाचे की तरह अपने मुंह पर दे मारा और कहा, कल का करा दे मेरा टिकट। कल का? अब अचकचाने की बारी सुधीर की थी। कल एयरपोर्ट कैसे जाओगी? मैं तो रहूंगा नहीं। तो हफ्ते भर बाद का करा दे। आज 10 है, 25 का करा देता हूँ। नहीं, 20 जून का। मुझे बहुत काम है वहाँ। कोर्स बदल गया है, तैयारी करनी है। तो पहले कहती, अब जिस दिन का मिलेगा उसी दिन का तो करवाऊंगा। मुझे हर हाल में 22 जून को दिल्ली पहुँचना है। टिकट करवाना क्या मेरे हाथ में है? सुधीर ने बिफर कर कहा। हश, धीरे, शोर नहीं। लोग सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? कोई नहीं सुनेगा। कोई कुछ नहीं सुनता यहाँ, सुधीर जोर से बोला और चला गया। वो हंस पड़ी। चलो, लड़का अपने खोल से बाहर तो निकला, पर ज्यादा देर हंसी टिकी नहीं। भविष्य की भयावह अनिश्चितता ने पेट में घबराहट का गोला उठा दिया। वो धम्म से कुर्सी पर बैठ गई। हिंदुस्तान लौटकर कहाँ जाएगी? क्या करेगी? नौकरी तो गई। प्रोविडेंट फंड की सारी जमा पूंजी सुधीर को अमेरिका भेजते वक्त निकाल ली थी, तभी ना उसके टिकट का जुगाड़ हो पाया था। दिल्ली का घर ससुर ने मरते वक्त देवर के नाम कर दिया था। कहा था सुधीर अमेरिका में लाखों में खेल रहा है, ऐसे 10 घर खरीद सकता है। सुधीर ने उसके लिए यहाँ आने का टिकट भेजा था तो देवर देवरानी ने
साफ कह दिया था, जा रही हो तो अब वहीं बेटे के पास रहना, सारी जमा पूंजी खर्च करके यहाँ भेजा। अच्छा खमा खा रहा है तुम्हारा बेटा, उसका भी कोई फर्ज बनता है, अपने पास रखे या दिल्ली में घर खरीदते। इस छोटे से घर में कब तक इतने लोग रुलते रहेंगे? हमारा बेटा भी ब्याहने लायक हुआ। खामखा वो सुधीर के सामने अकड़ दिखलाने लगी। 22 जून को जरूर दिल्ली वापस पहुंचना है। खाक, साफ कर देना चाहिए था कि मेरी नौकरी खत्म, अब माँ का बोझ तुझे उठाना है। महीने के महीने रुपये भेजा कर मुझे। उसकी सास कितने ठसके के साथ विवेक और देवर विनीत से पैसे मांगा करती थी, हक जमा कर। ठीक भी है, आखिर माँ थी उनकी, वो भी माँ है सुधीर की। सारी उम्र इसी लड़के की ज़रूरतें पूरी करते बिताई हैं। माँ बाप के लाख जोर देने पर भी दूसरी शादी नहीं की। प्रोविडेंट फंड का तमाम रुपया इसके हाथ पर रख दिया। अब इसका भी कोई कर्तव्य है माँ के प्रति। ठीक है, लौट कर आएगा तो साफ कह देगी, दिल्ली में उसके नाम बैंक में रुपया जमा करे, महीने के महीने सूद मिलेगा तो घर खर्च के अलावा बचत भी कर लेगी। अरे यहाँ के $1000 वहाँ के 30,000 रुपये होते हैं। $30,000 में सारी उम्र कट जाएगी उसकी। इतना तो यहाँ छोटे से घर का 4 महीने का किराया देता है सुधीर। आने दो लौटकर, साफ बात करेगी इस बार, जरूर, पक्का। रात बिस्तर पर लेटी तो आंखों में नींद का नामो निशा नहीं था। सुधीर से पैसे मांगने की बात सोचकर दिल डूबने लगता था। न मांगने का फैसला करती तो जिंदगी का अगला सफर तय करने का ख्याल पिस्तौल सा सीने पर तन जाता। नसों का तनाव इतना कि तनिक सी आहट पर सिर फटने लगे और नींद कोसों दूर। अशांत मन वो हट करके नींद का आह्वान कर रही थी कि हर रात की तरह छत पर आते जाते कदमों की धमक शुरू हो गई। तार तार हुई नसों से आज आघात बर्दाश्त नहीं हुआ। गुस्से से उफन कर उठी और सुधीर का टेनिस का बल्ला उठाकर 3 बार जोर से छत पे दे मारा। क्षण भर को सन्नाटा हो गया। उसने फिर बल्ला छत पर बजाया, इस बार रुक रुक कर 3 बार, शोर मत करो। क्षण भर के अंतराल के बाद ऊपर से जवाब आया, ठक 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 ठक। बिल्कुल उसकी नकल करते हुए किसी ने ऊपर फर्श पर आघात किया था। 3 बार जल्दी जल्दी और 3 बार रुक रुक कर। चकित सी वो बैठी रही। सचमुच एक लय में कुछ बजा था ऊपर या मात्र उसका भ्रम था? उसने फिर बल्ला संभाला और इस बार 2 दफा ठक ठक की। ऊपर भी 2 दफा ठक ठक हुई। उसने फिर 3 ताल में छत पर आवाज दी, 3 बार जल्दी जल्दी और 3 बार रुक रुक कर। ऊपर बकायदा प्रतिध्वनि हुई। वो दम साथ चुप्पी लगाकर लेट गई। ऊपर कुछ देर चुप्पी रही, फिर धीमे से टोह लेती 2 ठक ठक हुई। वो उठकर बैठ गई, बल्ला उठाया और छत पर यूं बजाने लगी जैसे लोरी गा रही हो। 2 बार ठक ठक विराम, 2 बार ठक फिर विराम। ऊपर 1 ठक हुई। उसने बल्ले को हल्के हाथ से समापन की तरह पूरी छत पे घुमा दिया। सो जाओ। ऊपर चुप्पी छा गई। कोई बैठा, उठा, लेटा और सो गया। शायद, हो सकता है वो खुद सो गई हो और ऊपर वाला दोबारा चहलकदमी करने लगा हो। अगली सुबह मन शांत था, बदन चुस्त। ऊपर से नीचे तक घर की सफाई कर डाली जैसे कोई मेहमान आने वाला हो। लौटने पर सुधीर को घर साफ सुथरा मिलेगा तो खुश होगा, ध्यान जाएगा उधर। गंदा होने पर दिखता हो तो साफ होने पर भी दिखे जरूरी नहीं है। ना सही, उसे करना था कर दिया। काम खत्म करके चाय पीने बैठी तो रात का ख्याल ने आ घेरा। देखो आज रात क्या होता है। मान लो उसकी चहलकदमी शुरू करने से पहले ही नलिनी छत पर दस्तक दे दे, क्या करेगा तब ऊपर वाला? हल्का खाना खाकर 9 बजे अपने कमरे में पहुंच गई और बल्ला उठा लिया। आज पहल उसकी रहेगी। छत पर दस्तक दी, 3 बार जल्दी जल्दी और फिर रुक रुक कर 3 बार। फिर सांस रोक कर जवाब का इंतजार करने लगी। कुछ देर चुप्पी रही, फिर जवाब बज उठा। नलिनी ने 2 बार बल्ला बजाया, ऊपर भी 2 बार बल्ला बजाया। कैसे हो? अच्छा हूँ, नलिनी ने तर्जुमा किया और करती गई। 3 बार खाना खा लिया, ऊपर 3 बार कब का। बस इसी तरह ठक ठक से बात होती रही और फिर गुड नाइट। उसने आंखें बंद कर ली। दिन भर की थकान नींद लाने लगी। सहसा आँख खुल गई। ठक ठक की आवाज़ सुन पड़ी। शायद ऊपर वाला कुछ कह रहा था। वो उठ बैठ गई और ध्यान देकर सुनने लगी। ऊपर से आ रही आवाज़ फट फट एक सुर में बजती रही। हर रात की तरह ऊपर वाला इधर से उधर चहलकदमी कर रहा था। कुछ देर वह स्तब्ध बैठी रही, फिर बल्ला उठाकर पूरी ताकत के साथ छत पर दे मारा। चहलकदमी तुरंत रुक गई। हाफती सी वो लेट गई।
चहलकदमी दोबारा शुरू हो गई। वो झपट कर कुर्सी पर चढ़ी और छत के करीब पहुंच गई और हथेलियों के बीच मुंह थाम कर चिल्लाई, बंद करो। उसे लगा किसी ने कहा सॉरी। उसने बल्ला उठाया और कुर्सी पर खड़ी खड़ी छत पर थपकियां देने लगी, धीमी धीमी, दुलारती सुलाती, हल्की हल्की थपकने। सुबह आँख खुली तो अपने को कुर्सी पर तुड़े मुड़े पसरे पाया। बदन अकड़ा पड़ा था, सिर भारी था और मन गुस्से से उबल रहा था। बहुत सह लिया, आज ऊपर जाकर 2 टूक बात करेगी। मतलब क्या है सारी सारी रात सिर पर चहलकदमी करने का? ऐसी कौन सी मुसीबत है जो ना उसे चैन से सोने देती है ना दूसरों को? कुछ पता तो चले। 2 प्याले चाय पीकर दिमाग दुरुस्त हुआ तो गुस्से की बजाय डर से मन पिनपिनाने लगा। पता नहीं किस किस्म का आदमी है ऊपर वाला, कौन जाने पागल हो। सामने दिखे तो उठाकर गला टीप दे। कोई सयाना भला मानुस तो रात भर पैर पटकता डोलता फिरता नहीं। आदमी 2 रात न सोए तो पगला जाए, नीम पागल तो होगा ही होगा। कौन जाने ड्रग खाता हो या पक्का शराबी हो, रात भर गिलास भर कर उड़ेलने के लिए ही डोलता फिरता हो। नलिनी ने ठक ठक की तो उसने भी नकल उतार कर रख दी। शराबी का क्या भरोसा, तरंग में जो कर बैठे थोड़ा। सुना नहीं, भांग खाकर लोग हंसना शुरू कर देते हैं और हंसते जाते हैं, रोना शुरू करते हैं तो रोते जाते हैं। ये चहलकदमी करता होगा, सूझ गई तो पेट ठकठकाने लगा। पर वैसे नहीं ठकठकाई, बराबर जुगलबंदी करता था। होगा उसे क्या, मौज में आ गया होगा। दिन दहाड़े जाएगी तो कहेगा मेरी प्राइवेसी में दखल क्यों दे रही हो। रात के नशे के बाद सिर यूं ही फट रहा होगा। न भी हो तो सारा दिन घर पर थोड़ा बैठा रहता होगा। कभी कोई आवाज़ नहीं सुनी। सुधीर ठीक कहता है, वो इस उस घर का शोर सुनने क्यों जाती है। बस आज रात कोई ठकठक नहीं, करा करे अपनी चहलकदमी। घर बंद करके वो पैदल घूमने निकल पड़ी। खूब लंबा चक्कर लगाया। 2-3 मील घुमाएगी तो रात में नींद खुद ब खुद आ जाएगी। फिर सिर पर कोई चले या फुटबॉल खेले, उसकी बला से। यही हुआ, तकिए पर सिर डालते ही झपकी आने लगी। तभी छत पर दस्तक हुई। ठक 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 ठक। फिर शुरू हो गया मरदूद। वो उठकर बैठ गई। ऊपर छुप्पी छाई रही, जैसे कोई जवाब का इंतजार कर रहा हो। क्या बकवास है, जरूर सपना देखा होगा। लेटने लगी तो फिर वही 3 ताल की ठक ठक सुनाई पड़ी। 3 बार जल्दी जल्दी, फिर रुक रुक कर 3 बार। माफी मांगती सी थापें झिझक भरी। बिना सोच विचार किए अनायास उसने जवाब दे डाला। ठक 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 ठक। ऊपर 2 बार ठक ठक हुई। उसने भी 2 बार की। फिर सवाल जवाब चल निकले और साथ साथ नलिनी के भीतर तर्जुमा भी होता गया। अच्छी हो? हाँ। तुम? कल नींद अच्छी आई? सच सो गए थे? हाँ। तुम? बाद में। वेरी सॉरी। ठीक है। सो रही थी? हाँ सोई थी। तंग किया? नहीं तो। और कुछ कहो। अब मत चलना। तब क्या करूं? सो ओ, भटको मत। नींद ना आए तो थपकी दूं कल जैसी? हाँ कल जैसी थपकी। वो उठी, अलमारी से लंबी छड़ वाला ब्रश निकाला और बिस्तर पर लेटे लेटे छत पर थपकियां देने लगी और देते देते सो गई। अगली 2 रात वही खेल चलता रहा। दोनों बार शुरुआत ऊपर से हुई। दिन होने पर नलिनी सोचती आज ऊपर जाकर ज़रूर उससे कहेगी, पर जाते जाते झिझक जाती। आने को तो वो भी आ सकता था उससे मिलने, पर वो जानता नहीं होगा। वो हफ्ते भर की मेहमान थी, 5-7 दिनों में हिंदुस्तान वापस लौट जाएगी। फिर भी झिझक गई। हाँ, नीचे लॉबी में जाकर किराएदारों की सूची में अपने 204 फ्लैट के मिलान करके 304 में रहने वाले का नाम ज़रूर देखा आई, रॉबर्ट पेन। उतने से ही संतुष्ट होना पड़ा। अब उम्र, काम या शक्ल सूरत का ब्यौरा तो वहाँ लिखा नहीं था। कुछ देर बजर के सामने अनिश्चित सी खड़ी रही, फिर लौट आई। दरअसल अपने कमरे से ऊपर कमरे तक जाने के लिए उसे बाहर का दरवाज़ा खुलवाने की ज़रूरत नहीं थी, पर पहले से आगाह कर देना ज़रूरी था, वरना न जाने कितनी देर दरवाज़ा खटखटाते रहना पड़े और खुलने पर जाने दो, ऐसे ही चलने दो। सामने जाते कैसा तो डर लगता है। उस रात किताब लेकर बिस्तर पर लेटी तो छड़वाला ब्रश पास रखा था। 2-4 पन्ने पढ़े पर खास कुछ ग्रहण नहीं कर पाई। कान ऊपर लगे रहे। किताब किसी एक पन्ने पर खुली रह गई। शायद वो जल्दी लेट गई थी। घड़ी देखी 9:30। वक्त तो माकूल था। फिर काफ़ी देर इंतज़ार किया पर ऊपर कोई आहट नहीं हुई, न दस्तक न पदचाप।
आखिर उसने ब्रश उठाया और पहल कर दी। 3 बार जल्दी जल्दी और फिर रुक रुक कर 3 बार। कोई जवाब नहीं। ठहर कर 2 बार ठक ठक, कुछ नहीं। जल्दी जल्दी बार बार सन्नाटा। वो घबराकर उठ खड़ी हुई। कहीं कुछ गड़बड़ थी। सोचने विचारने में समय बर्बाद किए बगैर उसने अपनी चाबी उठाई और लिफ्ट लेकर ऊपर 304 पर जा पहुंची। देर तक दरवाज़ा खटखटाती रही, कोई जवाब नहीं। दरवाजे पर धक्के मारे, कोई असर नहीं। ताला लगा था, भीतर से बंद है या बाहर से बंद करके आदमी कहीं गया है। इन मकानों में पता ही नहीं चलता। हो सकता है बाहर गया हो, ज़रूरी तो नहीं कि हर रात घर में घुसा रहता हो। उसने अपने को फटकारा, पर नीचे जाने से रुक नहीं पाई। नीचे जाकर उसने 304 का बजर बजाया, कोई जवाब नहीं। अपने ख़ास अंदाज में बजाया, 3 बार जल्दी जल्दी, फिर रुक रुक कर 3 बार, कुछ नहीं। बाहर गया होगा, पर पिछले 15-20 दिनों में एक रात भी बाहर नहीं रहा। उसे क्या पता? पता है, हर रात कदमों की आहट सुनाई देती थी। किसी रात न आई हो तो उसने कौन सा खाते में दर्ज कर रखा था, पर आई थी, हर रात आई थी। आज का सन्नाटा पिछली किसी रात को नहीं था। वो वापस नीचे उतर आई। 306 नंबर के फ्लैट का बजर दबाया। आवाज़ आई, हाँ, आपके बराबर 304 में रॉबर्ट पेन है। उन्हें कुछ हो गया है। तो मैं क्या करूं? अपार्टमेंट इमरजेंसी को फ़ोन कीजिए। नंबर? पर उसने बटन छोड़ दिया था। उसने दोबारा बजर दबाया, कहा इमरजेंसी का नंबर। उफ, तंग मत करो। उसका वाक्य पूरा होने से पहले ही 306 ने अपनी बात कही और बटन छोड़ दिया। उसने 302 का बजर दबाया। हाँ, कोई औरत थी। प्लीज़ अपार्टमेंट इमरजेंसी का नंबर बताइए। शिट, आप कौन हैं? आपके बराबर 304 में कुछ गड़बड़ है। शिट, 7683804। 76838। आगे प्लीज़ दोबारा नंबर बताइए। कोई जवाब नहीं मिला। वो वापस अपने फ्लैट में आ गई। ऑपरेटर से पूछेगी, ना हुआ तो 911 पर पुलिस को फ़ोन कर देगी। जो होगा देखा जाएगा। फ़ोन उठाया तो देखा उसके ऊपर अपार्टमेंट इमरजेंसी का नंबर लिखा हुआ था। शुक्रिया सुधीर। कांपते हाथों से उसने नंबर मिला लिया। हाँ, 304 में कुछ हो गया है। क्या? वे दरवाज़ा नहीं खोल रहे। बाहर गए होंगे। नहीं, उन्होंने कहा था मिलेंगे। आप कौन? मैं 204 में रहती हूँ। रात में मिलने को कहा था। जी, कब? कल रात। खूब, आपके पास चाबी होगी, दरवाज़ा खोलकर देखिए। ठहरिए, पहले फ़ोन करके देख लूँ। प्लीज़ जल्दी। फ़ोन बज रहा है, आंसरिंग मशीन भी नहीं है। मैं आता हूँ। वो दौड़कर 304 के सामने जा पहुँची। थोड़ी देर में एक 21 साल का लड़का टहलता हुआ आया। चुंगम चुगलाते हुए उसने सिर से पाँव तक उसे घूरा, भौं ऊपर उठाई और पूछा, आपने फ़ोन किया था? आवाज़ और हाव भाव से हिकारत और हंसी फूट रही थी। ये बूढ़ी औरतें। जी, उसने कहा। ये हजरत कितने बूढ़े हैं? लड़के ने पूछा। नलिनी ने जवाब नहीं दिया। जानती नहीं थी तो देती कैसे? हाँ, अपनी सबसे खनकदार दबंग टीचर नुमा आवाज़ में शुद्ध अंग्रेजी उच्चारण के साथ इतना ज़रूर कहा, दरवाज़ा खोलो फ़ौरन। लड़के के चेहरे से हिकारत पुछ गई। उसने दरवाज़ा खोला। कमरे के बीचों बीच कोट पैंट और टाई में लैस एक बूढ़ा आदमी घिसे पिटे कालीन पर बेहोश पड़ा हुआ था। शिट, कहकर लड़का एकदम हरकत में आ गया। ताबड़तोड़ फ़ोन करने लगा। नलिनी रॉबर्ट के बराबर फर्श पर बैठ गई। ढीला हाथ उठाकर नाड़ी देखी, मंथर गति से चल रही थी। उसने टाई की गांठ खोलकर अलग कर दी, कमीज़ के बटन खोल दिए, पैंट ढीला कर दिया। झुककर अपनी सांस उसके फेफड़ों में भरने लगी। टीचर होने के नाते प्राथमिक चिकित्सा देनी सीखी थी। कुछ अपना शौक भी था। रॉबर्ट पेन, वो पागल आदमी, मर गया। उसने सुना लड़का फ़ोन पर कह रहा था। नहीं, मुंह उठाकर उसने कहा। मरा नहीं? नहीं, पगलाया भी नहीं, उसने कहा और वापस अपने काम में जुट गई। 10 मिनट के भीतर वहाँ एम्बुलेंस, स्ट्रेचर, पैरामेडिक, पुलिस वाला सब मौजूद थे। श्रीमती जी, आपने इन्हें बचा लिया, डॉक्टर नुमा लड़का कह रहा था। वे लोग उसे अस्पताल ले गए। तुमने उन्हें पागल क्यों कहा था? नलिनी ने अपार्टमेंट वाले लड़के से पूछा। सॉरी, पर है वो पागल, सठियाया बूढ़ा। ओल्ड होम में जाने को तैयार नहीं है, अकेले घर में बंद रहता है और रात रात भर चलता है। हमारे पास शिकायतें आती रहती थीं। पहले 204 में एक अमेरिकन रहते थे, उन्होंने इसे निकलवाने का नोटिस दे दिया था। फिर वे चले गए और कोई हिंदुस्तानी आ गया, शिकायत आनी बंद हो गई। पर आप? मैं 204 की माँ हूँ। वो हंस पड़ी। बूढ़ों के घर जाने को भी मैं भी तैयार नहीं, पर मैं पागल नहीं हूँ और ना रॉबर्ट हैं। सॉरी लेडी, पागल नहीं, बस अकेले।
और अंधेरे से डरे हुए। उसने कहा, अगले 2 दिन काउंटी अस्पताल आते जाते बीते। रॉबर्ट को लकवे का दौरा पड़ा था। 2 दिन बाद होश आ गया। उसने आंखें खोली तो नलिनी सामने बैठी थी। रॉबर्ट ने उसे देखा तक नहीं। पहचानता तो खैर कैसे? रॉबर्ट, उसने पुकारा। उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। चेहरा वैसा ही भावहीन पत्थर बना रहा। आंखें निचाट सूनी, देखकर भी न देखती हुई, आवाज सुनकर भी न सुनती हुई। नलिनी ने अपने पर्स से पतला कंघा निकाला और उसके बिस्तर से सटी मेज पर बचाया। ठक 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 3 बार जल्दी जल्दी और फिर रुक रुक कर 3 बार। उसकी आंखों में पहचान कौन? चादर पर पड़ा क्रिश हाथ उठा और दूसरे हाथ को थपकने लगा। थप 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 थप। नलिनी ने मेज पर कंधे से 2 बार ठक ठक की। धीमे सुर में संगत करते हुए कहा, रॉबर्ट रॉबर्ट। रॉबर्ट ने भी 2 बार थप थप की। नलिनी ने संगत की, नलिनी। उसने एक एक अक्षर उच्चारित करते हुए कहा, फिर स्वयं ठक ठक करके अंग्रेजी में बोली, कैसे हो? रॉबर्ट ने सधे हाथ से थपकन दी। नलिनी ने ठक ठक के साथ कहा, मुझे परवाह है। रॉबर्ट का चेहरा पसीजता मालूम पड़ा। हाथों की थपकन के साथ होंठ हल्के से कांपे। नलिनी ने 2 बार ठक ठक की और कहा, मैं हूँ। रॉबर्ट थपकी देना भूल गया। पहचान भरी नज़र से उसे देखता रहा। नलिनी ने उसका तकिया थपथपाया, मेज सवारी, चादर ठीक की और मिलने का समय पूरा हो गया था। वो उठकर खड़ी हो गई। चलते चलते ठक ठक की, कहा, फिर आऊँगी। रॉबर्ट ने हाथ से थपकी दी। होंठ कुछ बुदबुदाए। शायद उसने कहा, अपना ख्याल रखना। रेल और बस बदलकर रात घिरने पर घर पहुंची तो बैठक में चहलकदमी करता सुधीर विफर उठा। कहाँ चली गई थी? मैं पुलिस को खबर करने वाला था। मुझे याद ही नहीं रहा कि तू आज ही लौटने वाला है, उसने कहा और सीधी अपने कमरे में जाकर लेट गई। सुधीर ने उसकी प्राइवेसी की लाज नहीं रखी। धड़ धड़ाता हुआ भीतर घुस आया और बोला, खाना नहीं खाना? नहीं, सैंडविच खा लिया था। कुछ बनाया नहीं? नहीं। पल भर सुधीर अकबकाया सा खड़ा रहा, फिर बोला, तुम्हारा टिकट और ये $200। नलिनी ने डॉलर ले लिए। टिकट पर तारीख देखी और वापस करते हुए कहा, इसे बदलवा कर 15 दिन बाद का करवा दे, मुझे ठहरना पड़ेगा। क्यों? काम है। सुधीर अपने में गर्क था। उसका जवाब नहीं सुना। अपनी बात कही, मैं शादी कर रहा हूँ। वो उठकर बैठ गई। मुबारक, उसने कहा। अमेरिकन लड़की है। बहुत अच्छा है। वो चाहती है शादी चर्च में हो। शादी तो शादी है, कहीं भी हो। वो रेड क्रॉस में काम करती है। वाह, बहुत बढ़िया है। तुम्हें कोई आपत्ति नहीं? नहीं, आपत्ति क्यों होगी? शादी में आओगी? बुलाएगा तो क्यों नहीं आऊँगी। तो अगले हफ्ते कर लूँ? ज़रूर। तुम्हारा टिकट 15 दिन बाद का करवा दे। पर माँ, हम तो हनीमून पर चले जाएंगे। चले जाना, मैंने कहा ना मुझे यहाँ काम है। क्या काम है? नलिनी मुस्कुरा दी। प्राइवेसी भी कोई चीज़ होती है सुधीर, उसने कहा और फिर कुछ रुककर बोली, चाय पिएगा? मैं बना रही हूँ अपने लिए। सुधीर उसके पीछे रसोई में आ गया। चाय की महक से तरोताज़ा होकर नलिनी ने कहा, हो सके तो वापस लौटने से पहले एक बार तेरी बीवी से मिलना चाहूँगी। उसे लग रहा था पूरी बात समझाकर कहेगी तो उसके चले जाने के बाद वो अमेरिकन लड़की रॉबर्ट की खोज खबर ज़रूर रख लेगी। तुम ठहरो ना माँ, सुधीर ने कहा, हम लौट आए तब चली जाना। तुम्हारा स्कूल 15 जुलाई तक पहुंच जाऊं तो चलेगा। हिंदुस्तान वापस लौटकर कोई काम देख लेगी। सुधीर से पैसे मांगना नामुमकिन है। थोड़े बहुत जेवर हैं उसके पास। कुछ ना हुआ तो उन्हें बेचकर कोई छोटा मोटा धंधा शुरू कर लेगी। कपड़े सीने का, खाना बनाकर दफ्तरों में टिफ़िन भेजने का, कुछ भी। एक बार हिम्मत कर ले तो बहुत कुछ कर सकती है औरत। माँ, उसने सुना सुधीर कह रहा था, सोचता हूँ कुछ डॉलर हिंदुस्तान में इन्वेस्ट कर दूँ। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत पैसा है। उधर का तुम संभाल सकती हो, इधर का मैं। अब यहाँ तो पैसा बचेगा नहीं। ये अमेरिकन लड़कियाँ तो तुम जानती हो, मेरा मतलब खर्च होता ही है अच्छी तरह से जीने में। कभी मैं हिंदुस्तान आने लगूँ तो मेरा मतलब कुछ सुरक्षा तो हो। नलिनी ने प्यार से सुधीर का चेहरा परखा तो अकेलेपन और अंधेरे का खौफ रॉबर्ट और नलिनी को ही नहीं, औरों को भी है। फिक्र मत कर, उसने मेज पर रखे उसके हाथ पर थपकी देते हुए कहा, मैं हूँ ना। तो अभी आप सुन रहे थे मृदुला गर्ग जी द्वारा लिखित एक कहानी छत पर दस्तक। आप सबको कहानी और मेरा कथा वाचन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर एक अच्छी सी कहानी के साथ आप सबके सामने हाजिर हो जाऊंगी। नमस्कार।